राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं रहे तो किसी आईपीएस और आईएएस की क्या बिसात। कितने ही पद सरकारी नौकरियों में खाली पड़े हैं, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं, वो क्यों खाली हैं अब तक? कुछ लोग ऐसे थे जो छूने योग्य नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ पैसा छुआ जा सकता था। अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सच कहूं तो मैं आरक्षण को खत्म करना चाहूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 5 फरवरी 2024 को कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उनके अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब वक्त है कि अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाया जाए। जबकि बुधवार को कहा गया कि सभी एससी और एसटी अपने आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दर्जे के हिसाब से बराबर नहीं हो सकती। न्यायालय इसका परीक्षण कर रहा है कि क्या राज्य कोटा के अंदर कोटा देने के लिए एससी और एसटी को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षण की नीति को स्थिर नहीं करना चाहिए, इसमें समय और आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 5 फरवरी से इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी में सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है या नहीं। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, एक बार जब कोई व्यक्ति आईपीएस या आईएएस में शामिल हो जाता है तो उसके बच्चों को गांव में रहने वाले अपने समूह के अन्य लोगों के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है, फिर भी उसके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अब संसद को यह तय करना है कि शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह को कोटा सूची से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं। जज साहब की इस बात से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए थे कर्पूरी सिंह ठाकुर, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। वे नाई वर्ग से आते थे। जिस दौरान वे मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उनके पिता के साथ उनके गांव में कुछ बड़ी जातियों के लोगों के द्वारा जातिगत टिप्पणी की गई और शोषण किया गया। कुछ सोर्सेज की माने तो हाथापाई तक भी नौबत आई। कर्पूरी ठाकुर के साथ भी अभिजात वर्ग ने गाली गलौज बंद नहीं की थी। अखिलेश यादव ने जब अपना ऑफिस छोड़ा तो ऑफिस को गंगा स्नान करवाया गया। जिस मुख्यमंत्री आवास में पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुलवाया गया। ऐसे में जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं रहे तो किसी आईपीएस और आईएएस की क्या बिसात कि वो समाज में जातिगत भेदभाव से बच सके। और गवई साहब, पहले मौजूदा पदों को तो भर लीजिए। कितने ही पद सरकारी नौकरियों में खाली पड़े हैं, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं, वो क्यों खाली हैं अब तक? 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में कुल 9,64,359 पद खाली थे। ये सरकार की ही एक रिपोर्ट है। द प्रिंट का ये ग्राफ देखिए और अंदाजा लगाइए, एससी, एसटी, ओबीसी का हायर एजुकेशन में कितना हिस्सा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ के 2004 के फैसले के निष्कर्षों का विरोध किया और कहा कि यह राज्य को आरक्षण के क्षेत्र को उचित रूप से सब कैटेगराइज करके उचित नीति तैयार करने से रोकता है और अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी को कम करता है। उन्होंने कोटा के भीतर कोटा का समर्थन करते हुए पीठ से यह भी कहा कि केंद्र सरकार सैकड़ों सालों से भेदभाव झेल रहे लोगों को समानता दिलाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही के उपाय के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषित नीति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम उनकी बात कर रहे हैं जो सदियों से वंचित हैं। कपिल सिब्बल ने भी समाज के वंचित वर्गों के बीच वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को एससी और एसटी को उपवर्गीकृत करने का अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने पीठ से कहा कि वो 21वीं सदी में हम उन लोगों के लिए समानता की बात कर रहे हैं जो सदियों से अपमानित और वंचित रहे हैं। सिब्बल ने भी चिनैया मामले में 2004 में पारित फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इसमें अनुसूचित जाति को गलत तरीके से एक समरूप समूह माना गया है। उन्होंने कहा कि यह धारणा कि एससी
कैटेगरी के लोग एक समरूप समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तथ्यात्मक आंकड़े और विश्लेषण पर आधारित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई थी। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है। हाई कोर्ट ने 2010 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 की धारा 4 के सब क्लॉज 5 को रद्द कर दिया था, जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण में 50% सीटों पर वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को पहली प्राथमिकता प्रदान करती थी। बृहस्पतिवार को यानी 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट संजय ने कहा, अनुसूचित जाति का मतलब अनिवार्य रूप से यह है कि हर किसी को अस्पृश्यता का दाग झेलना पड़ा है। कितने अछूत हैं ये अलग बात है। कुछ लोग ऐसे थे जो देखने में भी नहीं आते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो छूने योग्य नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ पैसा छुआ जा सकता था। अब उन सभी को भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति के आदेश में संवैधानिक लॉट में एक वर्ग में डाल दिया गया जिसे एससी कहा जाता है। इस अदालत के कई फैसले हैं जो कहते हैं कि एससी को अन्य वर्ग से क्या अलग करता है। वे आगे कहते हैं, वंस देयर वॉज अ टेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, हाउ अनटचेबल वर यू। संविधान और उसे बनाने वालों ने उस वक्त ये निर्धारित ही नहीं किया। उन्होंने एक समरूप वर्ग बनाया और उस समरूप वर्ग में उन्होंने कहा कि आप जो संभव संसदीय अधिनियम हो उसके माध्यम से किसी को इसमें शामिल या बाहर कर सकते हैं। इसलिए कोई अदालत इसे जोड़ या घटा नहीं सकती है, नहीं कार्यकारी नहीं राज्य किसी भी तरीके से छेड़छाड़ कर सकता है। यही चिनैया का आधार है। भारतीय संविधान के ड्राफ्ट में अल्पसंख्यक के अधिकारों और विशेष रूप से एससी और एसटी के अधिकारों ने एक बहस छेड़ दी है। संविधान ने अंततः अलगाववाद की चिंताओं और विभाजन के बाद की बदलती परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया। 1949 में संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि जातियां सामाजिक जीवन में सेपरेशन या अलगाव के बारे में हैं। इससे जातियों के बीच ईर्ष्या और विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। जब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तो बहस में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा एक प्रमुख विशेषता थी। हालांकि अल्पसंख्यकों को पॉलिटिकली सेफगार्ड करने की शुरुआत तो की गई, लेकिन बहस केवल पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही प्रदान करके समाप्त कर दी गई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए इस सभा के पास कुछ नहीं था। एक बड़ा विमर्श ये भी था कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। जैसे इसके बारे में जब 1948 में संविधान सभा की बहस चल रही थी तो स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता एनजी रंगा का मानना था कि वास्तव में अल्पसंख्यक वे हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे लोग इतने उदास, उत्पीड़ित और दबे हुए हैं कि वो सामान्य नागरिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 1930 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय हिंदू दलित वर्ग संघ की स्थापना की और एक दलील दी कि संविधान में अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। पेशे से वकील और बॉम्बे से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा कि दलित हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग थे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें दिए गए सुरक्षा उपाय केवल तब तक हैं जब तक वे पूरी तरह से हिंदू समुदाय में शामिल नहीं हो जाते। मिला जुला के मुंशी के लिए अनुसूचित जातियां हिंदू थीं, न कि अल्पसंख्यक, और इसलिए उन्हें हिंदू मेजॉरिटी देश में संवैधानिक आरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इसी बीच जनजातीय समूहों की राय भी लेना जरूरी था। तो जनजातीय समूहों ने इस चर्चा का नेतृत्व करते हुए कहा, वे केवल सांस्कृतिक रूप से अलग नहीं हैं, बल्कि उनके पास भूमि अधिकार भी हैं जिन्हें संवैधानिक रूप से उन्हें सौंप दिए जाने चाहिए। दार्जिलिंग से संविधान सभा के लिए चुने गए ऊंची जाति के देवी प्रसाद खेतान जैसे अन्य नेताओं को ये डर था कि अगर SC/ST को धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ एक अलग श्रेणी बना दिया गया तो वे जनसंख्या में आधे से अधिक हो जाएंगे। अब आरक्षण की बात चले तो अंबेडकर के विचार जान लेना भी जरूरी मालूम होता है। साल 1936 के बाबा साहेब अंबेडकर का एक निबंध द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक तर्क दिया गया है। तर्क यह था कि जाति सिर्फ श्रम का ही विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी है। इसलिए अल्पसंख्यक प्रश्न के साथ साथ
अंबेडकर को एक ऐसे संविधान की परिकल्पना करने की परेशानी का भी सामना करना पड़ा जो एक संस्था के रूप में जाति के उन्मूलन की गारंटी देगा और निचली जातियों का पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। संयुक्त प्रांत से निर्वाचित सामाजिक कार्यकर्ता हृदयनाथ कुंजू ने अंबेडकर का समर्थन किया और कहा, किसी वर्ग को, चाहे आप उसे अल्पसंख्यक कहें या पिछड़ा, केवल इस आधार पर सुरक्षा दी जा सकती है कि वो पिछड़ा है, और अगर उसे अपने ऊपर छोड़ दिया गया तो वो अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। पिछड़ेपन की अवधारणा ने कुछ मायनों में इस सवाल का भी समाधान किया कि आरक्षण सामाजिक मुक्ति के लिए था या नहीं। अंबेडकर की नीतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े समूहों की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति है। अनुच्छेद 301 से पहले से ही पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, लेकिन केवल उन्हीं वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कुंजू का मानना था कि यह सवाल पिछड़ा कौन है कौन नहीं व्याख्या के लिए खुला है, इसे और अधिक मजबूती से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे विचार विमर्श के लिए राज्यों या अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अंबेडकर ने तर्क दिया, जब तक आप पिछड़े जैसे कुछ योग्य वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, आरक्षण के पक्ष में किया गया अपवाद अंत में इस नियम को पूरी तरह से खा जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सच कहूं तो मैं आरक्षण को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति में अनुसूचित जातियों के संबंध में ऐसा करना वांछनीय बात नहीं होगी। नेहरू ने पुष्टि की कि उन्होंने आरक्षण के सवाल को धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखा, उन्होंने इसे एक पिछड़े समूह की मदद के दृष्टिकोण से देखने को प्राथमिकता दी। इसी बात को घुमा फिरा के आधा अधूरा अभी हाल फिलहाल में श्री मोदी ने संसद में नेहरू का उद्धरण पेश किया था, जिसका पूरा सच मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।